नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एआई की दुनिया में और बात कर रहे हैं एक बहुत ही रोमांचक मोड़ की, एआई एजेंट्स। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास गूगल का एक काफी गहरा दस्तावेज है, एजेंट्स का परिचय। और आज हमारा मिशन है बेसिकली इस दस्तावेज के जरिए ये समझना कि कैसे एआई सिर्फ जानकारी देने वाले सिस्टम से आगे बढ़ रहा है। हाँ, वो खुद ब खुद मुश्किलों का हल निकालने वाले एजेंट्स कैसे बन रहे हैं। सही बात है। ये एक बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल, एआई अब सिर्फ ज्ञानकोश या कंटेंट क्रिएटर नहीं रहा, नहीं। बल्कि असल दुनिया में काम करने वाला एक कर्ता बनता जा रहा है। तो ये एआई एजेंट आखिर है क्या भला? क्या ये बस एक फैंसी चैटबॉट है? चैटबॉट से तो कहीं ज्यादा। सरल भाषा में समझें तो एआई एजेंट एक सिस्टम है जिसके पास सोचने के लिए एक मॉडल है, जिसे हम दिमाग कह सकते हैं। अच्छा, काम करने के लिए टूल्स हैं, हाथ पैर समझ लीजिए। ओके। और इन सब को तालमेल में चलाने के लिए एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है, एक तरह का नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। और ये सब एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार एक लूप में काम करते हैं। एक लूप में? हाँ, अब देखिए, पारंपरिक कोडिंग में डेवलपर हर कदम खुद लिखता है, जैसे कोई मिस्त्री। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एजेंट डेवलपर एक फिल्म डायरेक्टर की तरह है। वो सीन सेट करता है, मतलब निर्देश देता है। अच्छा। कास्ट चुनता है, यानी कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे, और जरूरी बैकग्राउंड देता है, मतलब डेटा। अच्छा, तो ये सिर्फ मॉडल को बेहतर प्रॉम्प्ट देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे सही संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट देना है, सही समय पर सही जानकारी और सही साधन। दिलचस्प। एग्जैक्टली, इसी को वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कह रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ओके। तो ये एजेंट असल में प्रॉब्लम सॉल्व करते कैसे हैं? वो सोचो करो देखो वाला चक्कर क्या है? हाँ, ये थिंक एक्ट ऑब्जर्व लूप ही इनकी आप कह सकते हैं कार्यशैली का मूल है। इसमें मोटे तौर पर 5 कदम होते हैं। 5 कदम क्या क्या? पहला, मिशन मिलना, मतलब एजेंट को एक साफ लक्ष्य मिलता है, जैसे मेरी टीम के लिए कॉन्फ्रेंस ट्रिप ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, गोल मिल गया। दूसरा, आसपास देखना। एजेंट अपने मौजूदा हालात का जायजा लेता है। यूजर ने क्या कहा है, मेरी मेमोरी में क्या जानकारी है, मेरे पास कौन से टूल्स हैं जैसे कैलेंडर, डेटाबेस, जिनसे मदद मिल सकती है। सिचुएशन असेसमेंट। हाँ। तीसरा, सोचना और प्लान बनाना। यहीं पर मॉडल यानी दिमाग काम करता है। वो तर्क करता है, अच्छा ट्रिप बुक करनी है, सबसे पहले मुझे टीम के लोगों की लिस्ट चाहिए होगी। इसके लिए मैं गेट टीम रोस्टर टूल इस्तेमाल कर सकती हूँ। लिस्ट मिलने के बाद मैं कैलेंडर एपीआई से देखूंगी कि कौन कब फ्री है। ये पूरा प्लान बनाता है। ओके, तो पहले प्लानिंग, चौथा एक्शन लेना। अब ऑर्केस्ट्रेशन लेयर प्लान का पहला कदम उठाता है, जैसे गेट टीम रोस्टर टूल को कॉल करना। एक्शन। और पांचवा, नतीजा देखना और दोहराना। एजेंट देखता है कि एक्शन का क्या नतीजा निकला। मान लीजिए टीम रोस्टर मिल गया, ये नई जानकारी उसकी मेमोरी में जुड़ जाती है। अच्छा। अब लूप वापस स्टेप 3 पे जाता है। एजेंट फिर सोचता है, रोस्टर मिल गया, अब अगला कदम है कैलेंडर चेक करना। और ये चलता रहता है? हाँ, और ये तब तक चलता रहता है जब तक पूरा मिशन अकम्प्लिश ना हो जाए। ये तो काफी सिस्टमैटिक है। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण है? जैसे स्रोत में वो कस्टमर सपोर्ट वाला था, मान लीजिए कोई पूछता है मेरा ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 5 कहाँ है? बिल्कुल। एक साधारण चैटबॉट शायद कह दे मुझे नहीं पता, या कुछ स्टैंडर्ड जवाब दे दे। हाँ। लेकिन एक एजेंट सोचेगा, वो एक पूरी रणनीति बनाएगा। रणनीति कैसे? पहला कदम, पहचानो, क्या ये ऑर्डर सच में है, इसकी डिटेल्स क्या हैं। इसके लिए वो अंदरूनी डेटाबेस टूल फाइंड ऑर्डर 1 2 3 4 5 इस्तेमाल करेगा। ठीक है। दूसरा कदम, ट्रैक करो। डिटेल से ट्रैकिंग नंबर, मान लीजिए ZYX987 मिला, निकालेगा। फिर बाहरी शिपिंग कंपनी के एपीआई टूल गेट शिपिंग स्टेटस ZYX987 से लाइव स्टेटस पूछेगा। ओके, एक्सटर्नल टूल भी यूज करेगा? हाँ, तीसरा कदम। और अंत में बताओ, सारी जानकारी मिलाकर यूजर को जवाब देगा। फिर वो इस प्लान पर काम करेगा। पहले फाइंड ऑर्डर चलाएगा, नतीजा देखेगा, ऑर्डर मिला, ट्रैकिंग नंबर ZYX987। फिर गेट शिपिंग स्टेटस चलाएगा, नतीजा देखेगा, स्टेटस डिलीवरी के लिए निकल चुका है, और आखिर में जवाब देगा, आपका ऑर्डर
12345 अभी डिलीवरी के लिए निकल चुका है। समझ गया। तो ये सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि लक्ष्य पूरा करने के लिए बाकायदा काम करते हैं, टूल्स इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन क्या सारे एजेंट्स इतने ही काबिल होते हैं या इनमें भी कुछ लेवल होते हैं? स्रोत में कुछ स्तरों की बात थी। हाँ, स्रोत में क्षमताओं के आधार पर एक वर्गीकरण दिया गया है, लेवल 0 से 4 तक। ये एक तरह से एजेंट के विकास के चरण हैं। लेवल 0 से 4 क्या है ये? लेवल 0 है कोर रीजनिंग सिस्टम। ये बस एआई मॉडल है, बिना किसी बाहरी कनेक्शन के। मतलब सिर्फ दिमाग, हाथ पैर नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये अपने ट्रेनिंग डेटा के आधार पर जवाब देता है। जैसे आप पूछें बेसबॉल के नियम क्या हैं तो बता देगा, लेकिन पूछें कल रात के मैच का स्कोर क्या था तो नहीं बता पाएगा। क्योंकि वो उसके ट्रेनिंग डेटा में नहीं है। सही। फिर आता है लेवल 1, कनेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्वर। यहाँ मॉडल को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाता है, उसे टूल्स मिलते हैं। अच्छा, अब हाथ पैर जुड़ गए। हाँ, अब वो सर्च टूल इस्तेमाल करके कल के मैच का स्कोर बता सकता है। इसमें RAG जैसी तकनीकें काम आती हैं। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। हाँ। फिर है लेवल 2, स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्वर। ये एजेंट थोड़े ज्यादा होशियार होते हैं। ये कई कदमों वाले जटिल काम के लिए योजना बना सकते हैं। ओके। और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में माहिर होते हैं, यानी किस टूल को कब, कैसे और किस जानकारी के साथ इस्तेमाल करना है। इसका उदाहरण क्या था, वो कॉफी शॉप वाला? हाँ, वही। 2 जगहों के बीच आधे रास्ते पर एक बढ़िया कॉफी शॉप ढूंढना। इसके लिए उसे मैप्स API, प्लेसेस API, रेटिंग्स फिल्टर, कई टूल्स को सही क्रम में इस्तेमाल करना होगा। समझ गया, ये स्ट्रेटेजिक हुआ। फिर है लेवल 3, सहयोगी मल्टी एजेंट सिस्टम। यहाँ एक अकेले सुपर एजेंट की जगह कई स्पेशलिस्ट एजेंट मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। टीम मतलब? जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर एजेंट को मिशन मिला, नया प्रोडक्ट सोलारिस हेडफोन लॉन्च करने का। वो काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा। मार्केटिंग रिसर्च का काम रिसर्च एजेंट को, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग एजेंट को, वेबसाइट बनाने का काम वेब डेव एजेंट को। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, और ये एजेंट आपस में बात करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। दिलचस्प। और लेवल 4? लेवल 4, स्व विकसित होने वाला सिस्टम। ये सबसे एडवांस्ड लेवल है, जो अभी काफी हद तक भविष्य की बात है। हाँ। ये सिस्टम खुद की कमियों को पहचान सकता है और उन्हें दूर करने के लिए नए टूल या नए एजेंट भी बना सकता है। क्या बात है, खुद ही ने एजेंट बना लेगा? हाँ, जैसे अगर प्रोजेक्ट मैनेजर एजेंट को लगे कि सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए कोई टूल नहीं है, तो वो एक एजेंट क्रिएटर टूल का इस्तेमाल करके एक नया सेंटिमेंट एनालिसिस एजेंट बना सकता है और उसे टीम में शामिल कर सकता है। वाह, लेवल 4 तो कमाल है। ये दिखाता है कि भविष्य में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। चलिए अब थोड़ी जमीनी बात करते हैं। अगर किसी को ऐसे एजेंट बनाने हों तो इसका ढांचा कैसा होता है? स्रोत इसके आर्किटेक्चर के बारे में क्या कहता है? स्रोत के मुताबिक इसके 3 मुख्य हिस्से हैं, मॉडल, टूल्स और ऑर्केस्ट्रेशन लेयर। मॉडल, टूल्स, ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है। मॉडल यानी दिमाग। ये एजेंट का सोचने वाला हिस्सा है। यहाँ सिर्फ सबसे पावरफुल मॉडल चुन लेना काफी नहीं। अच्छा। जरूरी ये है कि मॉडल तर्क करने और दिए गए टूल्स का सही इस्तेमाल करने में कितना माहिर है। उसे असली बिजनेस प्रॉब्लम हल करने की क्षमता पर परखना चाहिए। साथ ही लागत और स्पीड का संतुलन भी देखना होता है। कई बार अलग अलग काम के लिए अलग अलग मॉडल इस्तेमाल करना बेहतर होता है। हाँ, जैसे प्लानिंग के लिए बड़ा मॉडल, छोटे काम के लिए छोटा मॉडल। बिल्कुल, जैसे जेमिनाई 2.5 प्रो प्लानिंग के लिए और जेमिनाई 2.5 फ्लैश छोटे काम के लिए। और हाँ, एजेंट ऑप्स बहुत जरूरी है, मतलब लगातार परफॉर्मेंस जांचना और अपडेट करना। एजेंट्स ऑप्स, इस पर बाद में आते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या था? टूल्स। हाँ, टूल्स यानी हाथ पैर। ये मॉडल की सोच को हकीकत में बदलते हैं। इन्हें मोटे तौर पर 2 काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या काम? एक तो जानकारी निकालना, जैसे RAG से डॉक्यूमेंट्स या डेटाबेस से जानकारी लाना, या NL to SQL से नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी को SQL में बदलना। इससे मॉडल हवा में बातें नहीं करता, फैक्ट्स पर आधारित रहता है। हाँ। दूसरा काम है एक्शन लेना, जैसे किसी API को कॉल करके ईमेल भेजना, मीटिंग शेड्यूल करना या सिस्टम में डेटा अपडेट करना। ओके। एजेंट चाहें तो सुरक्षित माहौल सैंडबॉक्स में कोड लिखकर भी चला सकते हैं। और एक बहुत जरूरी टूल है ह्यूमन इन द लूप, HITL। मतलब इंसान से पूछना। हाँ, किसी बड़े या जोखिम भरे काम से पहले इंसान से कंफर्मेशन लेना। ये तो जरूरी है। और इन टूल्स को मॉडल से जोड़ते कैसे हैं?
उसके लिए फंक्शन कॉलिंग नाम की तकनीक इस्तेमाल होती है। इसके लिए स्टैंडर्ड तरीके हैं, जैसे ओपनएआई स्पेसिफिकेशन या फिर मॉडल में ही बने बनाए टूल्स होते हैं, जैसे जेमिनाई सर्च। ठीक है। और तीसरा हिस्सा ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, नर्वस सिस्टम। हाँ, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, ये वो सिस्टम है जो पूरे सोचो करो देखो लूप को चलाता है। ये एजेंट की मेमोरी और स्थिति का ध्यान रखता है। इसे बनाते समय कुछ मुख्य बातें तय करनी होती हैं। एजेंट कितना आजाद होगा, क्या वो बस दिए गए स्टेप्स फॉलो करेगा या खुद रास्ता तलाशेगा। इसे बनाने के लिए नो कोड टूल इस्तेमाल होगा या कोडिंग फ्रेमवर्क जैसे गूगल का ADK। अच्छा, ये डिजाइन चॉइसेस हैं। हाँ, और एक अच्छे ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क में कुछ खूबियां होनी चाहिए। वो खुला हो, किसी भी मॉडल या टूल के साथ काम कर सके, डेवलपर को कंट्रोल दे और ये समझने में मदद करे कि एजेंट ने क्या और क्यों किया। ऑब्जर्वेबिलिटी। हाँ, ये जरूरी है। और एजेंट को काम करने के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शंस और संदर्भ चाहिए होता है। निर्देश बताते हैं कि उसे क्या करना है और कैसा व्यवहार करना है। पर्सोना। हाँ, पर्सोना। और संदर्भ में आती है उसकी याददाश्त, शॉर्ट टर्म अभी की बातचीत और लॉन्ग टर्म जो सेशंस के बीच भी याद रहें, अक्सर RAG से हो। अच्छा, तो ये हुआ सिंगल एजेंट का ढांचा, लेकिन आपने वो स्पेशलिस्ट की टीम वाली बात कही थी, मल्टी एजेंट सिस्टम। हाँ ये असल में कैसे काम करते हैं? क्या इनके लिए कोई तयशुदा तरीके या पैटर्न है? हाँ, स्रोत कुछ डिजाइन पैटर्न्स बताता है जो ऐसे सिस्टम्स में आम हैं। क्या पैटर्न है? एक है कोऑर्डिनेटर पैटर्न। सोचिए, एक मैनेजर है, कोऑर्डिनेटर एजेंट। उसे एक बड़ा काम मिलता है, वो काम को समझता है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है और हर हिस्से को सही स्पेशलिस्ट एजेंट जैसे रिसर्चर, राइटर, कोडर को सौंप देता है। अच्छा, फिर सबके काम को मिलाकर फाइनल आउटपुट तैयार करता है। ठीक है, मैनेजर वाला पैटर्न। दूसरा है अनुक्रमिक सीक्वेंशियल पैटर्न। ये एक डिजिटल असेंबली लाइन जैसा है। असेंबली लाइन। हाँ, एक एजेंट अपना काम पूरा करके आउटपुट देता है जो अगले एजेंट का इनपुट बन जाता है। ये उन कामों के लिए अच्छा है जहाँ स्टेप्स एक तय क्रम में होते हैं। ओके। तीसरा है गुणवत्ता पैटर्न। इसका एक उदाहरण है आइट्रेटिव रिफाइनमेंट, यानी बार बार सुधार। सुधार कैसे? इसमें एक एजेंट जनरेटर कुछ बनाता है, जैसे कोई रिपोर्ट। दूसरा एजेंट क्रिटिक उसे चेक करता है, देखता है कि क्वालिटी ठीक है या नहीं, और अगर जरूरत हो तो सुधार के लिए वापस भेजता है। अच्छा, जनरेटर और क्रिटिक, इंटरेस्टिंग। और चौथा है सुरक्षा पैटर्न। इसमें सबसे आम है ह्यूमन इन द लूप HITL, जिसकी हमने पहले भी बात की। किसी भी जरूरी या खतरनाक कदम उठाने से पहले सिस्टम रुककर इंसान से इजाजत लेता है। HITL। हाँ, ये बहुत जरूरी लगता है। ये पैटर्न तो समझ आते हैं, लेकिन एजेंट बना लेना एक बात है, उन्हें भरोसे के साथ चलाना, मैनेज करना बिल्कुल दूसरी। इस बारे में स्रोत क्या कहता है? डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट कैसे होता है? स्रोत बताता है कि एजेंट्स को डिप्लॉय करना काफी हद तक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने जैसा ही है। अच्छा। लेकिन एजेंट्स को कुछ खास सेवाओं की जरूरत होती है, जैसे उनकी मेमोरी या बातचीत का इतिहास संभालने के लिए। इसके लिए खास प्लेटफॉर्म जैसे वर्टेक्स एजेंट इंजन या स्टैंडर्ड तरीके जैसे क्लाउड रन गिग GKE इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, यहीं पर एजेंट ऑप्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये DevOps या MLOps का ही अगला कदम है, खास तौर पर इन एजेंट्स के लिए जो हमेशा एक जैसा प्रिडिक्टेबल आउटपुट नहीं देते। एजेंट ऑप्स यानी एजेंट्स के लिए ऑपरेशंस, इसमें क्या क्या शामिल है? क्या है ये एजेंट ऑप्स? इसके कुछ मुख्य पहलू हैं। पहला, KPIs मापना। यहाँ सिर्फ ये नहीं देखना कि एजेंट टेक्निकली सही है या नहीं, हाँ, बल्कि ये देखना है कि वो असली बिजनेस वैल्यू दे रहा है या नहीं। जैसे वो अपना लक्ष्य कितनी बार पूरा कर पाता है, यूजर उससे कितना खुश है, कॉस्ट कितनी आ रही है। बिजनेस मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा, LM जज के रूप में, मतलब एजेंट की क्वालिटी जांचने के लिए एक और पावरफुल AI मॉडल LM का इस्तेमाल करना। एक AI दूसरे AI को जज करेगा। हाँ, ये जज मॉडल देखता है कि एजेंट ने सही जवाब दिया, तथ्यों पर आधारित था, निर्देशों का पालन किया। इसके लिए पहले से अच्छे उदाहरणों का एक गोल्डन डेटा सेट तैयार करना पड़ता है। अच्छा। तीसरा, मैट्रिक्स संचालित विकास। इन मापदंडों के आधार पर तय करना कि एजेंट का नया वर्जन डिप्लॉय करने लायक है या नहीं। AB टेस्टिंग करना। डेटा ड्रिवन डिसीजन। बिल्कुल। चौथा, ट्रेस के साथ डिबगिंग। जब कुछ गड़बड़ हो तो ये समझना मुश्किल हो सकता है कि एजेंट ने ऐसा क्यों किया।
हाँ, वो ब्लैक बॉक्स जैसा हो सकता है। एग्जैक्टली तो इसके लिए ओपन टेलीमेट्री जैसे टूल से एजेंट के पूरे सोचने और काम करने के रास्ते ट्रेस को रिकॉर्ड किया जाता है। इससे पता चलता है कि उसने क्या सोचा, कौन सा टूल चुना, क्या नतीजा मिला और कहाँ गलती हुई। ट्रेसिंग, ओके। और 5वां, मानव प्रतिक्रिया को संजोना। स्रोत कहता है कि यूजर का फीडबैक सबसे कीमती है। जब कोई बताता है कि एजेंट ने गलती की या थम्स डाउन देता है, तो वो एक नया एज केस सामने लाता है। इस फीडबैक को इकट्ठा करना, समझना और उसे ऑटोमेटिक टेस्टिंग का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। यूजर फीडबैक लूप बहुत जरूरी। और सुरक्षा, जब सिस्टम खुद ब खुद फैसले लेने और काम करने लगे तो सुरक्षा तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती होगी। बिल्कुल, ये एक तरह का संतुलन बनाने जैसा है, जिसे स्रोत ट्रस्ट ट्रेड ऑफ कहता है। ट्रस्ट ट्रेड ऑफ। हाँ, आप एजेंट को ताकत देते हैं ताकि वो उपयोगी हो, लेकिन हर ताकत के साथ जोखिम जुड़ा होता है। इसलिए डिफेंस इन डेप्थ यानी कई परतों वाली सुरक्षा अपनाना सबसे अच्छा है। कई परतें जैसे पहली परत, तयशुदा नियम, डिटर्मिनिस्टिक गार्ड रेल्स। ये हार्ड कोडेड नियम होते हैं, जैसे $100 से ज्यादा की खरीदारी अपने आप ब्लॉक कर देना, चाहे मॉडल कुछ भी सोचे। ओके, सिंपल रूल्स। दूसरी परत, समझदारी वाली सुरक्षा, रीजनिंग बेस्ड डिफेंसेस। मॉडल को ही इतना स्मार्ट बनाना कि वो आक्रमण जैसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन को पहचान सके और उनसे बच सके। या फिर एक अलग गार्ड मॉडल रखना जो एजेंट के हर कदम को जांचे। गार्ड मॉडल, इंटरेस्टिंग। तीसरी परत, एजेंट की अपनी पहचान। ये एक अहम कॉन्सेप्ट है। एजेंट की अपनी डिजिटल पहचान होनी चाहिए, यूजर या डेवलपर से अलग। क्यों? इससे उसे सीमित अधिकार, डेलीगेटेड अथॉरिटी दिए जा सकते हैं। वो सिर्फ वही कर पाएगा जिसके लिए उसे ऑथराइज किया गया है। अच्छा। चौथी परत, पॉलिसी और एक्सेस कंट्रोल। ये तय करना कि कौन सा एजेंट किस टूल या डेटा को इस्तेमाल कर सकता है। हमेशा कम से कम अधिकार यानी लीस्ट प्रिविलेज का सिद्धांत अपनाना चाहिए। लीस्ट प्रिविलेज? हाँ। फिर डेवलपमेंट किट को सुरक्षित करना, उसमें बिल्ट इन गार्ड रेल्स होना। और जब बहुत सारे एजेंट बन जाते हैं, एजेंट स्प्रॉल, तो उनसे निपटने के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम या गेटवे होना चाहिए जो सब पर नजर रखे, पॉलिसी लागू करे और उनका रिकॉर्ड रखे। सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। जी, ये सुरक्षा वाला पहलू वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और थी, एजेंटों का सीखना और विकसित होना, वो लेवल 4 वाली बात। क्या एजेंट समय के साथ बेहतर हो सकते हैं? हाँ, स्रोत कहता है कि एजेंट सीख सकते हैं। वो अपने अनुभवों से सीखते हैं, जैसे लॉग्स, इंसानों से मिला फीडबैक। अच्छा। और बाहरी दुनिया से मिली नई जानकारी से भी, जैसे कंपनी की नई पॉलिसी या कोई नया डॉक्यूमेंट। सीखते कैसे हैं? ये सुधार कई तरीकों से हो सकता है, जैसे अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाना, इसे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, या टूल्स को ऑप्टिमाइज करना, या जरूरत पड़ने पर नए टूल बनाना। स्रोत में एक उदाहरण है एक कंप्लायंस एजेंट का जो जीडीपीआर के नए नियमों को एक मानव एक्सपर्ट के फीडबैक से सीखता है और फिर उस सीखे हुए नियम को भविष्य में खुद इस्तेमाल करता है। तो फीडबैक से लर्निंग होती है। हाँ, और इस फील्ड में एजेंट जिम्स यानी एजेंट्स को ट्रेनिंग देने और टेस्ट करने के लिए सुरक्षित माहौल बनाना एक उभरता हुआ क्षेत्र है। एजेंट जिम्स? क्या स्रोत कुछ ऐसे एजेंट्स के उदाहरण भी देता है जो आज बन रहे हैं और वाकई बहुत एडवांस्ड है? हाँ, 2 दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। एक है गूगल को साइंटिस्ट। हाँ, ये एक वर्चुअल रिसर्च असिस्टेंट जैसा है। ये मुश्किल वैज्ञानिक समस्याओं को समझने, नई परिकल्पनाएं बनाने और उन्हें टेस्ट करने में मदद करता है। अच्छा, ये अकेले काम नहीं करता, बल्कि इसके पीछे कई स्पेशलिस्ट एजेंट्स होते हैं जो मिलकर रिसर्च प्लान बनाते हैं, जानकारी खोजते हैं, विचारों पर बहस करते हैं और नतीजों को सुधारते हैं। पूरी रिसर्च टीम ही एजेंट्स की। हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा उदाहरण है अल्फा इवॉल्व। ये क्या करता है? ये एजेंट गणित और कंप्यूटर साइंस की जटिल समस्याओं के लिए नए और बेहतर एल्गोरिदम खोजने का काम करता है। एल्गोरिदम खोजता है? हाँ, ये एआई मॉडल जैसे जेमिनी की कोडिंग क्षमता और ऑटोमेटिक टेस्टिंग का इस्तेमाल करके एक तरह से एल्गोरिदम का विकास, एवोल्यूशनरी प्रोसेस करता है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस मतलब ये कोड बनाता है, उसे टेस्ट करता है
और जो अच्छा काम करता है उसे और बेहतर बनाता है, जेनेटिक एल्गोरिदम की तरह। स्रोत बताता है कि इसने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को तेज करने और चिप डिजाइन जैसी समस्याओं में कामयाबी हासिल की है। कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे इंसान और एआई मिलकर मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एआई एजेंट्स सिर्फ सवालों के जवाब देने वाले चैटबॉट से कहीं आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल। ये ऐसे स्वायत्त सिस्टम बन रहे हैं जो सोच सकते हैं, योजना बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, टीम में काम कर सकते हैं और यहाँ तक कि सीख कर खुद को बेहतर भी बना सकते हैं। हाँ, हमने समझा कि ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी क्षमता के अलग अलग स्तर क्या हैं, इन्हें कैसे बनाया और मैनेज किया जाता है, सुरक्षा क्यों जरूरी है और ये कैसे विकसित हो सकते हैं। बिल्कुल। ये एआई के सफर में एक बड़ा कदम है। ये सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को बदल रहा है। अब हम सिर्फ कोड नहीं लिख रहे, बल्कि इंटेलिजेंट एजेंट्स को गाइड कर रहे हैं। बेशक इन्हें भरोसेमंद और सुरक्षित बनाना अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन जटिल समस्याओं को हल करने की इनकी क्षमता कमाल की है। और श्रोताओं के लिए स्रोत के आधार पर सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, तो फिर जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, भरोसा, ट्रस्ट और इस नई दुनिया में जहां इंसान और मशीनें दोनों काम कर रहे होंगे, उनके आपसी तालमेल को लेकर किस तरह के नए और गहरे सवाल उठेंगे। वाकई ये बहुत बड़े सवाल हैं जिन पर सोचना होगा। सोचने वाली बात है।